हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशंस ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में मैं आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज इस लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के बारे में सीखने जा रहे हैं, वह है फंक्शंस। अब पहला सवाल तो यही आता है कि ये फंक्शन क्या होता है। तो चलिए, हम अगर कहें कि हम फंक्शन की बात नहीं करेंगे, हम एक प्रोग्राम की बात करेंगे कि किस तरीके से किसी भी कंप्यूटर की लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखा जाता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने अपने पहले की क्लासेस में कोई ना कोई शायद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी, उसके अंदर आप प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते थे। तो आपको प्रोग्राम के बारे में तो पता है कि ये क्या होता है, लेकिन फंक्शन के बारे में नहीं पता है क्या होता है। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि ये जो प्रोग्राम आप कंप्यूटर किसी और लैंग्वेज में लिखते थे, वही प्रोग्राम को हम आर सॉफ्टवेयर में कहते हैं फंक्शन, तो आपके मेरी बात पे भरोसा करेंगे? यस, आपको भरोसा कर लेना चाहिए। ये फंक्शन वही चीज़ है। और फंक्शन एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में हम सभी ने सुन के रखा है। हम भिन्न भिन्न कंप्यूटर की भाषाओं में, कंप्यूटर लैंग्वेजेस में प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं। तो वही कार्य हम जब आर सॉफ्टवेयर में करेंगे, उसकी आर लैंग्वेज में करेंगे, तो उसी को हम कहते हैं फंक्शन। अब पहला सवाल तो यही आता है कि यह फंक्शन किस प्रकार से लिखा जाए और फंक्शन क्या करता है। तो कोई भी प्रोग्राम या फंक्शन हमारा क्या कार्य करता है। हमारे पास कोई मुझे कार्य करना है, उसके अंदर हमारे पास कई सारे कमांड होते हैं। उन सारे कमांड को हम एक लॉजिकल ऑर्डर में देते जाते हैं। और जब हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं या हम फंक्शन को एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम उसमें कोई इनपुट वैल्यू देंगे और वो प्रोग्राम उन इनपुट वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए हमको आउटपुट दे देगा। तो यही कार्य हम यहाँ भी करेंगे, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसको आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से किया जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ। आपने क्लास 10, 11, 12 में एक वर्ड सुना होगा मैथमेटिक्स में, फंक्शन। आपको याद आया? और अगर नहीं याद आया तो आपने कभी ऐसा कुछ लिखा है, y = fx? वह क्या चीज़ होती थी? आप यही तो कहते हैं कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, अर्थात y x का फंक्शन है। तो अगर आपको ये याद है कि y = fx क्या होता है, उसके बाद में जो हम आज फंक्शन करने वाले हैं, ये हमारा y = fx ही होता है। चलिए, हम इसको आपको यहाँ पे करके समझाते हैं और आपको दिखाते हैं कि y = fx और हमारे आर लैंग्वेज के फंक्शन में क्या समानता होती है। चलिए, हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि आपने पहले ये पढ़ के रखा होगा y = fx। इसको आप कैसे लिखते हो? आप लिखते हो कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, अर्थात y x का फंक्शन है। अब ये जो फंक्शन आपने लिखा है, इसके अंदर देखिए क्या क्या है। इसके अंदर एक तो है आपका x और एक आपका है y। आप क्या करते हो कि x को आप कुछ इनपुट वैल्यू देते हो और y आपको क्या होता है, ये आपको आउटपुट देता है। अब यह जो हमारा इनपुट होगा, ये हमारा किस प्रकार का आउटपुट देगा, ये हमारा जो फंक्शन का जो नाम होता है f, ये यहाँ से कंट्रोल होता है। जैसे कि अगर हम कहें कि y = x², इसका मतलब क्या है कि अगर हम लेंगे x = 2 तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2²। x की वैल्यू लेंगे अगर हम सपोज से 10 तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10² इत्यादि। तो आपने क्या देखा कि आपने x की वैल्यू को इनपुट दिया और y से आपको आउटपुट मिल गया, और यह इनपुट हमारे आउटपुट में जो कन्वर्ट हुआ है, उसके बीच में हमारे ये जो फंक्शन हमारा है f, इसने अपना कार्य किया है। तो कोई भी अगर हमको फंक्शन लिखना अगर है, तो हमको यहाँ पे तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, एक x, y और f। और उसके अलावा आपने कोई ऐसा नहीं कि आपने खाली एक ही इनपुट वेरिएबल के लिए फंक्शन लिखा है। आपने कई सारे, जब हमारे इनपुट वेरिएबल भी कई सारे होते हैं, उसके लिए भी फंक्शन लिखा है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि z = x² + y², इसको हम कैसे लिखते हैं, z इज़ ए फंक्शन ऑफ x y। और इसका मतलब क्या होता है
कि अगर हम कहें कि अगर हमको x इक्वल की वैल्यू हमारी है 2, y की वैल्यू है 3, तो z हमारा क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। और अगर ये वैल्यू निकालनी है तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि f2 3। और उसी तरह से अगर हम कह देंगे मान लीजिए x की वैल्यू हमारी है 9 और y की वैल्यू है 11, तो हम क्या इसको लिख देंगे, ये हमको क्या वैल्यू दे देगा z इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। और इसको हम कैसे लिखेंगे f9 11। तो अब अगर आपको ये परिभाषा समझ में आ गई है कि y इक्वल टू एफ का क्या मतलब होता है, तो आपको आर सॉफ्टवेयर में, आर लैंग्वेज में फंक्शन लिखने की परिभाषा बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, और जो मैं आपको अब समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहली बात तो यही आती है कि फ़ंक्शन क्या होता है। तो जैसा मैंने बताया कि फ़ंक्शन हमारा जैसे बाकी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखते हैं, उसी तरीके से आर में हम फंक्शन लिखते हैं। तो जो कार्य प्रोग्राम का होता है वही कार्य फंक्शन का होता है। प्रोग्राम क्या होते हैं? अगर मुझे अपना कोई भी कार्य करना है, उस कार्य को करने के लिए हमारे पास जो भी हमारे कमांड्स होते हैं उनको हम एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिख देते हैं, और उन कमांड को हम एक साथ लिख देते हैं, और उस एक कंसिबल वे में जिसका कोई मतलब होगी, अर्थात मतलब से मतलब है कि जो मुझे कार्य करना है उसके अनुसार। तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन। अब फंक्शन करते क्या है? फंक्शन हमारे जो भी इनपुट वेरिएबल को लेता है, कैलकुलेशन करता है, और साथ ही कैलकुलेशन में आपका कोई ग्राफिक भी हो सकता है, या वो कोई और फंक्शन से वो किसी और फंक्शन को कॉल कर रहा है, और उसके बाद में कुछ हमको आउटपुट वो देता है, और जो उसका आउटपुट होता है वो उसको हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं, और वो हमको उस वेरिएबल की वैल्यू बता देता है जो हमारा आउटपुट है, जैसे y। और यह जो भी हमारी वैल्यू हमको बताई जाती है, ये हमारी कोई आसान सी वैल्यू भी होती है या कोई कठिन वैल्यू भी हो सकती है, उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। जैसे हम आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लिस्ट, डेटा फ्रेम इत्यादि की बात करेंगे, तो ये हमारा आउटकम लिस्ट या डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में भी हो सकता है, और साथ ही ये हमारा कोई न्यूमेरिकल भी कैरेक्टर भी हो सकता है, राइट। अब हमको जब भी कभी अपना फंक्शन लिखना है, तो हमारे फंक्शन को लिखने के लिए हमको 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहली चीज़ हमको उसमें देना होगा उसका फंक्शन नेम, अर्थात कि जो भी हम प्रोग्राम का एक नाम लिखते हैं वो हमको देना पड़ेगा। और ये जो हमारा फंक्शन का नेम होता है, नाम होता है, इसी के द्वारा ये फंक्शन हमारे आर के अंदर एक ऑब्जेक्ट तरह से स्टोर हो जाता है, कि जिसको हम बाद में कॉल भी कर सकते हैं, और उसके ऊपर हम अपने जो भी कैलकुलेशन से उसको कर सकते हैं। उसके बाद में हमको इस फंक्शन को इनपुट वैल्यू देनी होती है। तो ये जो इनपुट वैल्यू होती है हम इसको आर्गुमेंट के अंदर देते हैं, अर्थात पैरेंथेसिस के अंदर देते हैं। अब ये जो हमारी इनपुट वैल्यूज़ होती हैं, ये हमारी एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं। तो अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो उनको हम कॉमा के साथ में सेपरेट कर देते हैं। और ऐसा भी संभव है कि उस फंक्शन के पैरेंथेसिस में या आर्गुमेंट में कोई वैल्यू ना हो। ये कब होगा? अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर इनपुट भी हमारा प्रोग्राम के एग्जीक्यूट करने के दौरान आ रहा है, तो उसको बाहर से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तभी उसको इनपुट वेरिएबल भी मिल जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आपने अपने इनपुट वेरिएबल को लिखा है, जिस ऑर्डर में लिखा है, आपको अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय उन वेरिएबल की वैल्यू को उसी ऑर्डर में देना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास होती है फंक्शन बॉडी, जो आपने कहा ना f। ये क्या होता है? ये हमारा जो हमारे भिन्न भिन्न स्टेटमेंट्स हैं, कमांड हैं, ये उनको यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करता है, और ये बताता है कि उस फंक्शन का कार्य क्या है, अर्थात जो मुझे कार्य करना है उस कार्य को करने के लिए मैंने अपने जो सिंटैक्स को यूज़ करते हुए कमांड्स लिख दी हैं। तो यह फंक्शन की जो बॉडी है, इसके अंदर हम सारे कमांड्स लिखते हैं, सारे स्टेटमेंट लिखते हैं, और यह उस कार्य को एग्जीक्यूट करते हैं। और अंत में जो उसका चौथा इंग्रेडिएंट है वो है रिटर्न वैल्यू, अर्थात कि जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते करते जब वो अंतिम लाइन में आएगा, अंतिम लाइन के बाद में जो भी उसका आउटकम होगा, जो भी हमारा एक्सप्रेशन होगा, उसको इवैल्यूएट कर देगा, उसको कंप्यूट कर देगा, और उसका आउटकम उसको दे देगा। तो ये हमारे किसी भी फंक्शन को लिखने के लिए हमारे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिनको हम इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे।
अब आपने देखा है कि जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो आर के अंदर हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शन भी होते हैं। जैसे आपने कहा कि सम, SUM, PROD, प्रोडक्ट निकालने के लिए, मीन, मैक्सिमम निकालने के लिए MEX, मैक्स, सम निकालने के लिए SUM सम इत्यादि, मिनिमम निकालने के लिए MIN इत्यादि। अब आपको क्या लगता है कि ये बिल्ट इन फंक्शन कहाँ से आ गए? किसी न किसी प्रोग्रामर ने, किसी न किसी व्यक्ति ने जो फंक्शंस लिखे होंगे जिसके द्वारा उसने उदाहरण के लिए इनपुट वेरिएबल का जोग निकालने की कोशिश करी, सम निकालने की कोशिश करी, और उसने उस प्रोग्राम का नाम दे दिया सम। अब ये चूँकि हमारे प्रोग्राम पहले से अवेलेबल हैं तो उसको मैंने कह दिया कि, और ये हमारे आर सॉफ्टवेयर के अंदर इनको निहित कर दिया गया है, तो हमने कह दिया कि ये हमारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं। तो उसी तरीके से आप अपने भी फंक्शंस को आप लिख सकते हैं। तो वो फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, हम आज उसी के बारे में अब आपको बताते हैं। तो जब भी कोई हमारा अगर फंक्शन लिखा जाना है तो मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने अभी इसकी बात करी y = fx, अर्थात ये y हमारा एक फंक्शन है और इसके ब्रैकेट के अंदर हमारा इनपुट वेरिएबल्स हैं। यही स्ट्रक्चर को हमको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपने देखा कि y क्या है, ये इसके आउटपुट का नाम है, जो भी एक आउटपुट वेरिएबल का नाम है। तो आपने यहाँ पे अपने प्रोग्राम को एक नाम दे दिया, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम। उसके बाद में आप यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करिए, या तो आप ये लेस देन हाइफन को यूज़ कर सकते हैं, और अब साथ में आप चाहें तो इक्वलिटी को भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ पर ये करके दिखाया है, नीचे आप कोई भी यूज़ कर लिए। उसके बाद में आपने लिखा फंक्शन, FUNCTION, ये सब कुछ हमारा लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में जाएगा, और उसके बाद में हमने पैरेंथेसिस के अंदर हमारे जो भी इनपुट वेरिएबल्स हैं उसको मैंने कॉमा के साथ में सेपरेट करते हुए लिख दिया। तो जैसा उदाहरण के लिए मेरा पहला इनपुट वेरिएबल है argv1, दूसरा हमारा है argv2 इत्यादि करके। अब इसके अलावा हमको इस फंक्शन को क्या कार्य करना है, उसके जो इंस्ट्रक्शंस है वो हमने यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट लिखा, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने सारे इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर लिख दिया, किसको मैंने नाम दिया है एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे हमारा कोई एक ही कमांड भी हो सकता है, सिंगल कमांड भी हो सकता है, और हमारे पास एक से ज़्यादा भी कमांड यहाँ पर हो सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि आप असाइनमेंट ऑपरेटर की जगह आप इस इक्वलिटी साइन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको मैं छोटी छोटी कुछ बातें बता दूं आगे बढ़ने के पहले, कि जब भी कभी हम इसमें से अपने आर सॉफ्टवेयर में कार्य करते हैं तो जो भी हमारा फंक्शन का आर्गुमेंट है उसके अंदर हम कुछ एक मीनिंगफुल मतलब का एक ऐसा नाम देते हैं जिसको समझना आसान हो जाए, और जो भी हमारे फंक्शन के आर्गुमेंट्स होते हैं उनको हम एक किसी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पर भी सेट कर सकते हैं, और फंक्शन के अंदर हम कोई स्पेशल आर्गुमेंट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये चीज़ें क्या होती हैं, इसको ज़रा सा मैं आपको एक उदाहरण लेकर के समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अब छोटे छोटे उदाहरण ले रहा हूँ, और मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस फंक्शन को किस प्रकार से लिखा जाता है और उसको हम आर में किस प्रकार से एग्जीक्यूट करते हैं, और ये सारे फंक्शन को लिखने के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे क्या नियम होते हैं, और ये फंक्शन समझाने के बाद में हम आपको इनको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाएंगे भी। तो चलिए हम अपना पहला एक बहुत ही आसान सा फंक्शन लिखते हैं, और इसमें हम क्या चाहते हैं ये लिखना y = x²। इसका मतलब क्या हुआ कि y = fx है और f का फॉर्म क्या है x², अर्थात कि अगर हम कोई भी इनपुट वैल्यू देते हैं x तो उसका जो आउटपुट हमारा स्क्वायर हो जाए। इस कार्य को मुझे कैसे करना है, तो सबसे पहले मैंने अपने इस फंक्शन को एक नाम दिया ABC, और फिर लिखा इक्वल टू फंक्शन FUNCTION, सब कुछ लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में, और उसके बाद फिर हमने पैरेंथेसिस में लिख दिया अपना जो भी इनपुट वेरिएबल है। अब यहाँ तो हमारा एक ही इनपुट वेरिएबल है x, तो उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे x। अब उसके बाद देखिए मैंने ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो x² निकालना है उसका मैंने r में कमांड लिख दिया x hat 2, और ये हमारा एक फंक्शन कंप्लीट हो गया। तो देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट में ये जब मैं इसको r में करूँगा तो देखिए ये दिखाई पड़ रहा है। अब जब आपने इस फंक्शन को ABC के नाम से स्टोर कर लिया है, और अगर आप ये बाद में देखना चाहते हैं कि ABC में है क्या, तो आपको अपने आर सॉफ्टवेयर में खाली जाकर के ABC टाइप करिए और इंटर कर दीजिए, तो देखिए आपको यही चीज़ मिल जाएगी जो आपने यहाँ पे लिखी हुई है।
अब उसके बाद बात आती है कि अगर मुझको इन फंक्शन को अगर इस्तेमाल करना है तो किस प्रकार से किया जाए। तो उसके लिए हमारा रूल बहुत सिंपल होता है। हम सबसे पहले अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ABC, और उसके बाद पैरेंथेसिस में जो भी हमारा इनपुट वैल्यू है हम उसको दे देते हैं। जैसे कि हम x = 3 देना चाहते हैं, और तो यहाँ पे लिखा ABC और पैरेंथेसिस में लिख दिया 3, और उसके बाद में एंटर किया तो मुझे उत्तर मिल जाएगा 3² जो कि वैल्यू हमारी है 9। अब उसी प्रकार से अगर हम इसको x = 6 के लिए अगर करना चाहते अगर तो मैंने यहाँ पे कर दिया ABC और पैरेंथेसिस में लिख दिया 6, तो इसका जो उत्तर मुझे मिल जाएगा 6² जो है 36। उसी प्रकार से अगर हम इसको x = 9 पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम इस फंक्शन का नाम लिखेंगे ABC और पैरेंथेसिस में लिख देंगे ABC और 9, तो ये हमको वैल्यू दे देगा 9² जो हमारा 81 है। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, हम आपको करके भी दिखाएंगे अभी। उसके पहले चलिए हम कुछ और पहले उदाहरण लेकर के आपको समझा दें कि इसमें हमारा क्या क्या होता है। अब इसके बाद हम आपको एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा इनपुट वेरिएबल है, राइट। तो अब जैसा हमारा फंक्शन अगर हम ऐसे लिख दें कि एक हमारा फंक्शन है z, ये हमारा x और y का फंक्शन है, और ये फंक्शन हमारा है x² + y², और ये अब आपका z क्या है, ये आपका प्रोग्राम का नाम है। तो हमने यहाँ पे अपने प्रोग्राम का वही नाम दे दिया जो हमने पहले दिया था ABC, लेकिन आप अगर चाहें तो आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने इस प्रोग्राम को लिखा ABC = फंक्शन। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मैंने इस पैरेंथेसिस में अपने इनपुट वेरिएबल को दिया है x और y। तो आप जब भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको इनपुट वेरिएबल को इसी ऑर्डर में ही देना पड़ेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाया, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने ये जो x² + y² है इसको मैंने R की भाषा में लिख दिया, x2 + y2। अब देखिए ये आपका प्रोग्राम बन गया। अब इसको आप अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं कि x = 3 और y = 4, तो आपको यहाँ पे R कंसोल में लिखना है AB3 और ABC लिख करके ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में लिख देना है 3,4। ये देखिए 3 काहे की वैल्यू हो जाएगी x की, और 4 काहे की वैल्यू हो जाएगी y की। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके बाद में जो आपका आउटपुट मिलेगा क्या हो जाएगा 3² + 4² जो 25 है। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे x = 10 और y = 10 अगर लेते हैं तो उसका आउटकम क्या हो जाएगा 100 + 100 दैट इज़ 10² + 10² 200। उसी प्रकार से आप अगर लेते हैं x = -2 और y = -3, तो आपको क्या आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे 4 + 9, ये हो गया 13। इनकेस अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे लिखते हैं ABC, सपोज़ आपको निकालना है x = 2 और y = 3 पे, अगर आपने लिख दिया यहाँ पे ABC 2,3, तो ये आपको 2² + 3² की वैल्यू देगा। लेकिन अगर आपने गलती से यहाँ पे इसको लिख दिया 3,2, तो इसका मतलब है कि यह एज्यूम कर लेगा कि x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 2, और ये आपको उस फंक्शन की जो x और 3 और y = 2 के हिसाब से जो उसकी वैल्यू आनी है उसको निकाल देगा, राइट। यहाँ तो दोनों की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि दोनों स्क्वायर फंक्शन, लेकिन अगर कुछ और फंक्शन अगर होगा सपोज़ x² + y3, तो इसकी वैल्यू में अंतर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से आपने जिस ऑर्डर में आपने अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर इनपुट वेरिएबल दिए हैं, उसी प्रकार से आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसी ऑर्डर में आपको इनपुट वैल्यू देनी है। अगर आपने आर्ग्यूमेंट में लिखा है x, y, तो सबसे पहले आपको x की वैल्यू देनी है और उसके बाद y की वैल्यू को देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे और दिखा देते हैं जो बहुत ही आसान सा है। हम एक फंक्शन को निकालना चाहते हैं y = fx, और ये हमारा है sin² x + cos² x + 1। तो जो लोग हमारी मैथमेटिक्स की बैकग्राउंड के, गणित की बैकग्राउंड के, उनको तो पता है प्लस ईयर x मान लीजिए, तो उनको तो ये पता है कि sin² x + cos² x की वैल्यू होती है 1, तो ये हमारा बेसिकली 1 + x हो गया। लेकिन जो लोग मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड के नहीं हैं उनको शायद ये नहीं पता होगा, इसीलिए मैंने ये उदाहरण यहाँ पे लिया है। अब देखिए इसको भी लिखना आपके लिए बहुत आसान काम है। आपने फंक्शन का नाम लिखा है ABC, मैंने यहाँ पे फिर से उसी फंक्शन का नाम लिया जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आप अगर चाहें तो आप इनको अलग अलग नाम दीजिए। तो मैंने यहाँ पे कर दिया ABC = फंक्शन FUNCTION और
इस पैरेंथेसिस में लिख दिया इनपुट वैल्यू x, और उसके बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में अपने इस कमांड को R की भाषा में लिख दिया। ये क्या हमारा कमांड हो गया, sin x हैड 2 प्लस कॉस x हैड 2 प्लस x। तो ये आपका प्रोग्राम यहाँ पे तैयार हो गया। अब हमको इसको एग्जीक्यूट करना है। तो हमने सपोज यहाँ पे लिया x इक्वल टू 9, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर 9 प्लस हेयर x की वैल्यू कितनी है 9। तो साइन स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर 9 बन जाएगा 1, और 1 प्लस 9 बन जाएगा 10। ये आपको देखिए इनपुट मिल गया। और उसी प्रकार से आप अगर यहाँ पर x की वैल्यू को अगर आप 99 लेना चाहते हैं तो भी इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 99 प्लस 1 100। और उसी तरीके से आप अगर x की वैल्यू को आप अगर -15 लेना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ABC और पैरेंथेसिस में -15। तो आपको क्या उत्तर मिल जाएगा, 1 -15 जो आपका -14 के बराबर होता है। तो आपने देखा कि इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना बहुत ही आसान काम है। अब हम आपको एक और उदाहरण यहाँ पे देते हैं जहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि फंक्शन को एग्जीक्यूट करते समय हम अपने आर्ग्यूमेंट्स में या पैरेंथेसिस में कोई भी वैल्यू नहीं देंगे। ये कुछ ऐसा है जहाँ पर हमने अपनी सारी इनपुट वैल्यू को भी मैंने फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। तो जैसे हमारे पास एक छोटा सा उदाहरण है कि हम 1 क्यूब 2 क्यूब और 3 क्यूब की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने फंक्शन लिखा ABC इक्वल टू फंक्शन, और उसके बाद पैरेंथेसिस में मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसको मैंने खाली छोड़ दिया। क्यों, ये आपको जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तब आपको दिखाई पड़ेगा। उसके बाद मैंने अपना प्रोग्राम लिखने के लिए मैंने यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट नंबर 1 लगाया, और इसके अंदर मैंने अपने कमांड्स लिख दिए। और इसके लिए मैंने एक फॉर लूप का इस्तेमाल किया, फॉर i इन 1:3 अर्थात 1 to 3। तो i की वैल्यू को मैंने दे दिया, और हम इसमें से प्रिंट करना चाहते हैं i क्यूब। तो आपने देखा कि i की वैल्यू को हमने यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर ही एंटर कर दिया है, तो आपको उसको बाहर से देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो हमारा है इसको मैंने इस कर्ली ब्रैकेट नंबर 2 के अंदर फॉर लूप और उसका जो आउटकम है उसको मैंने क्लोज कर दिया। तो देखिए ये आपका फंक्शन बन गया। अब आप इसको जब एग्जीक्यूट करते हैं R सॉफ्टवेयर में तो आपको क्या करना है, खाली करना है ABC और सिर्फ खाली पैरेंथेसिस लिखना है। आपको इसका 1 क्यूब 2 क्यूब और 3 क्यूब इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पे 1827 मिल जाएंगी। तो आपने देखा कि इसको देखा एग्जीक्यूट करना आपके लिए बहुत आसान काम है। अब मैं आपको इन्हीं फंक्शन को ज़रा अपने R सॉफ्टवेयर में करके भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इसको करना बहुत ही आसान है। तो देखिए सबसे पहले मैंने ये ABC वाला जहाँ पर मैंने y इक्वल टू x² की बात करी थी, मैं इसको यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पर मैंने इसको R कंसोल में पेस्ट कर लिया। अब आप इस फंक्शन को अगर देखना चाहते हैं कि आपका फंक्शन क्या है, तो आप इसमें से टाइप कर दिए ABC, राइट। तो आपको देखिए वही फंक्शन जो आपने ऊपर लिखा है ये आपको यहाँ पर दिखा देगा। अब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या करना है, आपने लिखा ABC और पैरेंथेसिस में आपने x की वैल्यू दे दी, राइट। आपने यहाँ पे दे दिया 8, तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा 64। और अगर आपने यहाँ पे दे दिया सपोज 999, तो आपको 999 का जो भी स्क्वायर आएगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपने देखा कि इस प्रोग्राम को R कंसोल में एग्जीक्यूट करना बहुत ही आसान काम है। अब हम चलिए यहाँ पे जो आपका अगला प्रोग्राम था जहाँ पे आपने x² प्लस y² की वैल्यू निकालने की कोशिश करी थी, मैंने उसको लिख दिया। अब अगर आप देखेंगे आपका ABC क्या प्रोग्राम हो गया, फंक्शन xy, ये जो आपने टाइप किया ऊपर। और इसी को आप अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपको अपनी x और y की वैल्यू को उसी ऑर्डर में देना होगा। अगर आप देना चाहते हैं x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 जैसा आपने यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे 2,3 लिखना पड़ेगा। और जैसे ही आप इंटर करेंगे तो देखिए आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। और उसी तरीके से आप अगर यहाँ पे किसी और वैल्यू को लेना चाहते हैं, x की वैल्यू है 99 और y की वैल्यू आपकी है सपोज 100, तो देखिए इसकी आपको वैल्यू मिल जाएगी x² प्लस y²। अब देखा ये तो बहुत ही आसान काम है। उसी प्रकार से अगर आप अपना ये जो फंक्शन था y इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस x, इसको आप अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपने इस फंक्शन को यहाँ पे देखिए लिख लिया। ये फंक्शन आपका क्या आ गया, ये तो आ गया जो आपने ऊपर लिखा है।
अब इस फंक्शन को आप अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं अगर x इक्वल टू 99 पर, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 99 प्लस कॉस स्क्वायर 99 बन जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 99 दैट इज़ 100। और उसी तरीके से आप इसको अगर मान लीजिए कि माइनस 19 पे अगर करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 19 जो हमारी माइनस 18 है। और उसी प्रकार से अगर आप अपने इस वाले फंक्शन को करना चाहते हैं जहाँ पे आपने 1 क्यूब 2 क्यूब और 3 क्यूब को प्रिंट किया था, जहाँ पे आपको इस प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको अपने आर्गुमेंट में कोई वैल्यू नहीं देनी है, तो देखिए आपका प्रोग्राम क्या है, ABC ये है। और इसको आप अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इतना लिखना है ABC, और पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है। देखिए ये आपको इसका आउटकम मिल गया 1827। तो अब हम यहाँ पर अपने इस प्रोग्राम में रुकते हैं और आपने देखा कि इस फंक्शन को समझना और एग्जीक्यूट करना बहुत आसान काम है। मैंने यहाँ पे बहुत छोटे छोटे उदाहरण लिए हैं जिसके द्वारा हम आपको ये बता सकें कि हमारा आर सॉफ्टवेयर में हमारी प्रोग्रामिंग कैसे होती है। अब आपका क्या कार्य है, आप अपने छोटे छोटे जो आप लोगों ने अपने किस भी एरिया में आप काम करते हो वहाँ से छोटे छोटे आप अपने कार्यों को सोचिए और उनको प्रोग्राम के फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए। और जैसा आपने देखा था कि मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से प्रोग्राम कराए हैं, लेकिन पिछले 2 लेक्चर्स में जब मैंने फॉर लूप और वाइल लूप की बात करी थी तब भी मैंने आपको फंक्शन के बारे में बताया था। तो अब जरा सा उन लेक्चर्स में जा कर के देखिए कि फॉर और वाइल लूप में जो हमने फंक्शन लिखे थे वो किस प्रकार से कार्य कर रहे थे, और उसके साथ में आप अपने कुछ और फंक्शंस लिखने की कोशिश करिए। उसको पहले हाथ से कैलकुलेट करिए और देखिए कि आर सॉफ्टवेयर में क्या आपको वही जवाब मिल रहा है। जिन लोगों को प्रोग्रामिंग पहले से आती है उनके लिए एक कार्य और है कि वो उस कार्य को जो वो अपने किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते थे उसी को ज़रा सा आर में करने की कोशिश करें और देखिए कि दोनों में क्या अंतर आता है। और इसी तरह की आप जब प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको प्रोग्रामिंग के बारे में और पता चलता जाएगा और समय के साथ में आप एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन जाओगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में कुछ और टॉपिक्स के साथ मिलने फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।